नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीपी न्यूज। आज हम अपनी टीम के साथ ग्राम खरवलिया में पहुंचे। यहां पर हमारे बीच में बैठे हुए हमारे साथी आकाश सिंह जी, सदस्य जिला पंचायत प्रेमदीप जायसवाल जी, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ बाबू काली प्रसाद जी, विनीत जी यहां पर बैठे हुए हैं। किसान हमारे बीच में बैठे हैं श्री राजेश सिंह जी। अभी अभी हम लोगों के मन में विचार आया कि अभी हाल ही में जो चुनाव का रिजल्ट आया है, चुनाव का जो परिणाम आया है, सरकार दावा कर रही थी कि हम 400 पार करके जीतेंगे और रिजल्ट इस तरीके से आया है। तो इस तरीके से हमारे बीच में बैठे हुए किसान भी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ राजनीतिक भी बैठे हुए हैं, नेता भी बैठे हुए हैं, शिक्षक भी बैठे हुए हैं और किसान नेता भी बैठे हुए हैं बीच में। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा कारण रहा, इतनी जनता के लिए योजनाएं बनी और ग्रामीण अंचल में जो भी व्याप्त समस्याएं थीं उनके निदान के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं लाए। उसके बाद में भी ऐसा क्या हुआ जो इस तरीके का जनादेश आया। हमारे बीच में बैठे हुए हैं आकाश सिंह चौहान जी। मैं चाहता हूं कि आपसे शुरुआत करूं क्योंकि आप शिक्षक हैं। ऐसा क्या हुआ? सरकार की योजनाएं बहुत हैं, जो जिनका एक नारा था कि 400 पार, लेकिन 400 पार पर एक व्यक्ति के भरोसे 400 पार आप नहीं जा सकते हैं जाके। इनका ओवर कॉन्फिडेंस और इनकी योजनाओं का धरातल पर ना होना, युवाओं को, किसानों को नजरअंदाज करना, इनकी सरकार की सबसे बड़ी कमी। फिर वो चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर आवारा पशुओं को लेकर मुद्दा हो, जाके पेपर लीक का मुद्दा हो, भर्ती ना होना, 2017 से कोई भी शिक्षक भर्ती ना आना। अरे आप तो आकाश सिंह जी देख रहे हैं, चाहे जन जीवन मिशन की योजना हो, चाहे ये आप उज्ज्वला योजना हो या स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं या बच्चों को पढ़ाने के लेकर योजनाएं हैं, सारी योजनाएं सरकार की कारगर हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर उसका कार्यान्वयन हो पा रहा है, वो निर्वहन हो पा रही है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे आप बात करते हैं कि आयुष्मान भारत की योजना, आप अस्पताल में चले जाइए, नॉर्मल अगर कोई जरूरी है कि जब उसका ऑपरेशन ही होना है तभी वो अस्पताल जाएगा, आयुष्मान का काम करेगा। इसमें वायरल फीवर चल रहा है, एक व्यक्ति के 35 हजार रुपए का खर्चा आ रहा है, तो क्या वायरल फीवर को उसके अंतर्गत नहीं रखा जा रहा है? आप जल जीवन मिशन की बात करते हैं, जल जीवन मिशन बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसमें जो सड़कें बनाई गई, खुदाई की गई जाके, उसका फिर उस पर इसी प्रकार से गिट्टी मोरंग मिट्टी डालकर उसको ढक दिया गया जाके। उज्ज्वला योजना की आप बात करते, सिलेंडर दे दिए गए, फिर आपने कभी मॉनिटर करने की कोशिश की क्या जितने सिलेंडर हमने बांटे उसका आधा % भी वो सिलेंडर भरे जा रहे हैं? तो केवल सिलेंडर को देना ही एक चीज नहीं है, उसका उपयोग कितना होता। और आखिर सिलेंडर मिला किसे? मिला उन्हीं लोगों को है जिनके घर में था, पहले से एक था, दो उनके घर में हो गए जाके। फिर आदमी के पास समस्या आ जाती है कि धन की, कि आखिर वो सिलेंडर भरवाएगा कहाँ से? 300 रुपए की मजदूरी करने वाला व्यक्ति 1100 रुपए का सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा? निश्चित रूप से आपने सही कहा। मैं एक बार विचार ले लेता हूं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं श्री राजेश सिंह जी बैठे हुए हैं। आपका क्या कहना है कि ये सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक क्या पहुंचने में कोई बीच में अड़चन आई? आप ऐसा क्या कहेंगे? अड़चन का तमाम है, अड़चन है जो है, जैसे कि अब जैसे का तब बताए जो है, सब तमाम है, तब है कि किसान सब परेशान है, आवारा पशु है जो है, ये सब दिक्कतें हैं जो है। नहीं, खाद में मिलने में कोई समस्या तो नहीं? खाद मिले हर चीज अब समस्या है, वहाँ लाइन लागो, वहाँ डंडा चले लागते हैं जो है, खाद में जो है। नहीं, विगत सरकारों में तो ज्यादा समस्या थी, लेकिन अब की बार तो शायद ऐसा नहीं है। रहा है सबके में है, रहा है उन्होंने के रहा है इन्होंने के में है, डंडा चलते हैं जो जी। हमारे बीच में दादा बैठे हुए हैं जो बुजुर्ग दादा है, वरिष्ठ राजनीतिक हमें लगते हैं। दादा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, पूर्व प्रधान भी हैं, आप बताइए कि आखिर ऐसा जनादेश क्यों आया? 400 पार की बात कर रहे थे हमारे नेतागण, लेकिन इस तरीके से जो जनादेश आया है ऐसा क्यों आया है? क्या जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच रही हैं? मान लो जैसे खाद, ठाकुर साहब ने कहा, खाद की बात ले लो, तो खाद ये एक तो जब जरूरत हमार है, जैसे कार्तिक बोना है तब तो खाद खत्म, जी बिल्कुल खत्म। जी जी। कभी एक ट्रक आ गया सिलहोली में तो ऐसा मारा मारी कि कोई पुलिस खड़ी है तो पुलिस का डंडा खा रहा है, तो कोई झगड़ा आपस में कर रहा है, जनता पिस रहा है, प्राइवेट खाद लेता है, उमा मिट्टी आई खेत में डाल दी,
और लेके आए हर हाथ चेरी। आप तो प्रधान रहे हैं, हाँ। तो जितने भी ग्राम प्रधान हैं, हाँ। इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने ग्राम सभा के अंतर्गत अपने किसानों को लाभ मिले। इस पर आप क्या कहना अब चाहेंगे? बेटा ऐसा हम कहेंगे नहीं, नहीं, आप क्योंकि आजकल के प्रधान जैसे हैं वैसे बनना बड़ा मुश्किल है। बहुत बढ़िया प्रधान, आप किस पर अधिकारी कर्मचारी बहुत बढ़िया है सरकार, और हम क्या कहें। नहीं, आप तो, आपकी बातों में कुछ विडंबना हमें प्रतीत हो रही है। आप थोड़ा खोल के बोलिए। आप तो वरिष्ठ ना अब खुलकर हम तेना बता तो गए, अधिकारी कर्मचारी जी प्रधान जी सरकार में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जी जी जैसा हमारा पशु है, जी जी हमारे मुख्यमंत्री जी, जी हमारे मोदी जी, जी प्रधानमंत्री जी, जी उन्होंने आदेश दे दिया जी जी प्रधानों को जी जी कि आवारा पशुओं को बाड़े में जी रख रखाव करो, जी। इंतजाम करिए, जी। इनके चारा पानियों का इंतजाम वो करते हैं, जी। जैसे कि मुख्यमंत्री जी, जी। प्रधानमंत्री जी। हमारा पशुओं को दाना आता है, भूसा आता है, जी वहां जो किसान एक तो ले गया तो भूखे मर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं, क्या मर जाए चाहती है। तो धरातली वास्तविकता ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कि वहां से जो भी योजनाएं आती हैं सरकार से, चाहे प्रति पशु जितने पैसे आते हैं, भूसे के लिए पैसा आता है, फीडिंग के लिए पैसा आता है, लेकिन यहाँ पर वैसा धरातल पर नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे, जैसे हम बूढ़े हैं, हमारे बच्चे जवान हैं, हमारे खेत 10 बीघा है और 10 जगह है, तो हम 10 बच्चा कहाँ से पावें जो हर जगह के खेत में हम रख रखाव करें, दाना मिलना नहीं, जी जी विनीत तो जी, हम क्या खा लें? बिल्कुल सही, बिल्कुल। विनीत जी, आपका क्या कहना है? आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार की योजनाएं आई हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, लगभग आप सारी योजनाओं से, मुझे लगता है आप युवा हैं, आप जानते होंगे, तो क्या कारण रहा कि जैसे गांव में जब जिस किसी से भी चर्चा करो तो उसे ये बात सुनने में आती है कि उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? कारण हमारे बाबा जी बता ही चुके हैं जी जी कि जो अधिकारी हैं उन्हीं की वजह से नीचे स्तर पर जो लाभ है वो नहीं पहुंचता है। जी 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 अधिकारियों की वजह से, वही से बाबा जो बोले वही कर्मचारी वर्ग निष्क्रिय है। जी। कर्मचारी वर्ग जो है ये कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ कर रहा है। इस वजह से जो ऊपर से योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए ये जनता तक नहीं पहुंचने के पीछे कारण हमारा ये जी, कर्मचारी वर्ग है। कर्मचारी वर्ग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बीच में बैठे हुए हैं सदस्य जिला पंचायत प्रेमदीप जी। मैं कहूंगा कि आपके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण पद है, 17 ग्राम सभाओं का प्रतिनिधित्व आपके ऊपर है। आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे? आप तो सरकार के नुमाइंदे हैं। देखिए, विषय ये है कि हमारी सरकार सबको एक परिवार मान करके, पूरे देश को एक परिवार मान के काम करने का काम करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी प्रत्येक गरीब परिवार को, प्रत्येक किसान को, प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर, अपना परिवार मानकर काम करती है। सबको मोदी का परिवार मानकर वो योजनाओं को संचालित करने का काम करती है, और उन योजनाओं का लाभ पूरे भारतवर्ष के जो लोगों को प्राप्त हुआ। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम हमारी सरकार ने किया। सबके खातों में, किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि देने का काम किया। हर घर जल पहुंचाने का काम किया। समूहों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को मजबूत करने का काम किया। उनको लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य उन्होंने जो रखा है वो पूर्ण करने का काम किया, और इस पे भी काम चल रहा है आगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मोदी जी आज देख रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी हैं एक जातिगत प्रोपोगंडा फैला रही हैं। वो कहती हैं कि इतना हमको जातिगत आरक्षण चाहिए, इतना आरक्षण चाहिए, लेकिन वास्तविकता में जो देश की जो मूलभूत समस्या है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। उनको चाहिए सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए उन्होंने झूठ और प्रपंच छल करने में उन्हें कोई भी शर्म नहीं आती है। देश के प्रधानमंत्री जब कभी वक्तव्य देते हैं तो वो 120 करोड़ जनता की बात करके उन्होंने हमेशा बात सबको संबोधित किया, और जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं सबको अपना परिवार मानकर वो हमेशा बात करते हैं। उसके बाद में भी जो जनादेश आया, ये जनादेश जो है ये थोड़ा, देखिए, जनादेश तो विपक्ष ने हमारी जनता को गुमराह करने का काम किया, उसको झूठे प्रलोभन देने का काम किया। अब उनको संविधान का झूठा झांसा दिया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। हमारी सरकार आरक्षण को बचाने वाली सरकार है, संविधान को बचाने वाली सरकार है, बाबा साहब को उचित सम्मान देने वाली सरकार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए
अंबेडकर जी के सम्मान में पंच तीर्थ की स्थापना हमारी सरकार ने की, जहां भी उनकी शिक्षा भूमि को, दीक्षा भूमि को, परिनिर्वाण भूमि को, जन्मभूमि को, सभी भूमि को उन्होंने वहां पे अच्छे से स्मारक बनाने का काम किया। तो हम संविधान के जो रचयिता हैं, उनके उपासक हैं, तो हम संविधान खत्म करने का हमारी सरकार कभी काम नहीं कर सकती है। संविधान को हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2019 में प्रधानमंत्री बने, तब भी उन्होंने संविधान को प्रणाम करके अपना कार्यकाल का प्रारंभ किया था, और जब 24 में संकल्प लिया, उन्हें शपथ ली, उसके बाद भी उन्होंने संविधान को प्रणाम करके अपना कार्य शुरू किया। देखिए, ये लोग झूठ और प्रोपेगेंडा फैला करके सोच रहे थे कि हम सत्ता हासिल कर लेंगे, लेकिन देश की जो जागरूक जनता है, वो जागरूक जनता है, उसको समझ में आ रहा था इनका झूठ और प्रोपेगेंडा। तो जिनको ये लोग बेवकूफ बना ले गए, जनता को उन्होंने छल किया, जनता से कह दिया, एक घर घर जा करके उन्होंने एक फार्म भराया कि 8500 रुपए आपको 1 जुलाई से मिलने लग जाएगा। तो ये झूठ ही तो है। आपने जनता भोली वाली जनता से आपने फॉर्म भरा लिया 8500 रुपए का। जब फॉर्म भराने के बाद में जनता जब चुनाव का रिजल्ट आ गया, उसके बाद जनता जब उनके पास जाती है तो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं बनी, तो हम कहां से 8500 रुपए। एक जनप्रतिनिधि को जैसा उत्तर देना चाहिए, आप बिल्कुल बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। 8500 रुपए का फॉर्म लेके जब गई तो उनको झूठ मिला। मैं तो ये कहता हूं कि सरकार, जहां भी इनकी सरकार है राज्यों में, वहां 8500 देने का काम करे। वो ये झूठ है, ये जो चीजें बता रहे हैं, निश्चित रूप से ये गुमराह करने का काम है। जी जी, आकाश सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, जो कि शिक्षक हैं। निश्चित रूप से जिस पर आकाश जी आपका क्या कहना नहीं, है? हम भाई साहब की बातों से असहमत हैं पूरी तरीके से। इन्होंने कहा कि जनता ने मोदी जी को जनादेश दिया, तो मोदी जी को अगर जनादेश दिया होता तो 14 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी अपने दम पर, बीजेपी की गवर्नमेंट 19 में बनी जाके, तो कुछ ना कुछ कमियां जरूर रही कि 24 में उन्हें जनता ने नकारा। ये भाई साहब को भी मानना पड़ेगा जाके, और इनके जो वरिष्ठ हैं, जनता ने नकारा नहीं है, जनता ने नकारा। जनता ने नकारा नहीं होता जाके, तो आज जब 14 में वो आए तो पूर्ण बहुमत से आए, 19 में पूर्ण बहुमत से, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जनता ने उनके 10 साल के कार्यकाल को नकार दिया। और विपक्ष को, जिस आपके हिसाब से विपक्ष ने एक झूठा भ्रम फैलाया, प्रोपोगंडा फैलाया जाके, तो जनता क्या इतनी बेवकूफ कि उसको प्रोपोगंडा में फंस गई जाके, उसने विपक्ष को 234 सीटें देने का काम किया। आप बात कर रहे हैं, अभी आपने बात की कि सरकार ने बहुत सारी चीजें की जाके नहीं हो पाई, तो सरकार बहुत अच्छा सरकार, लेकिन जो उसके बड़बोलेपन है, उनके जो नेता है, उनका जो बड़बोलापन है, उन्होंने उसे ले जाने का काम किया। अब आप बात करते हैं कि वो एक अच्छी सरकार है, प्योर सरकार रह जाके, मैं किन लोग, मैं आपको दारा सिंह चौहान का नाम गिनाऊं और राजभर का नाम गिनाऊं जाके, ये वही लोग हैं जो गालियां देते थे सरकार को, हम इनमें जाएंगे नहीं, आपकी पार्टी वाले गालियां देते थे, हम इनको लेंगे नहीं। फिर आखिर क्या हुआ जाके कि इनको लेके सरकार बनानी पड़ी। देखिए आकाश जी, वो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता के मन में सारी योजनाओं के बाद में भी कहीं ना कहीं वो उनको मेरे कहने का मतलब, अगर आप जनता के बीच में जाते और ये कहते हैं कि हम एक स्वच्छ सरकार देने आए हैं, तो आप अगर स्वच्छ सरकार देने आए तो आप भ्रष्टाचारियों को साथ में लेके क्यों सरकार चला रहे हैं? आप एक तरफ बात करते हैं, हम उत्तर ले लेते हैं। एक लाइन मेरी है, एक तरफ आप बात करते हैं कि जाके कि जो आरक्षण है, जो हिंदुओं का आरक्षण है, वो मुस्लिमों को ना दे जाए, उनसे छीन लिया जाए, उनको नहीं देंगे जाके। फिर आप उसी पार्टी के साथ गठबंधन में, टीडीपी के साथ आप गठबंधन में जाके जो वहां पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात करती है, तो क्या वहां पर आपकी विचारधारा मेल खा रहे, या केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आप ऐसे टॉपिक? मैं सदस्य जिला पंचायत एक साथ में आपने कई प्रश्न कर लिए, तो मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी, मैं तो कहता हूं कि जितने भी भ्रष्टाचारियों का गठबंधन हुआ है, कि चाहे लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी हो, और वो चारा घोटाले के बड़े, पहला घोटाला हमको लगता है हम लोगों ने जो छोटे थे वही घोटाला सुना था हमने, और जितने भी उनको घोटालेबाजों का एक संगठन बनाया गया है। हमारे 10 साल के कार्यकाल में विपक्ष के पास एक मुद्दा नहीं था, एक हमारे ऊपर आरोप नहीं, हमारी सरकार पे, कि कहीं घोटाला हुआ हो या कहीं भ्रष्टाचार हुआ हो। अगर एक आरोप नहीं था, जब उनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो वो मुद्दा लेकर के आगे कि संविधान खत्म हो जा रहा है। हमने तो जम्मू कश्मीर में संविधान लागू कराया देश से, हमने जम्मू कश्मीर में देश का संविधान लागू कराया है, वहां पे तिरंगा फहराने का काम किया गया, कराया। और विपक्षी सरकारों में आतंकवादियों को रात में जेल अदालतें खोल करके जमानत दी जाती थी, और हमारी सरकार आतंकवादियों को सीधे जहन्नुम पहुंचाने का काम कर रही है। तो आप हमारी सरकार स्वच्छ सरकार
एक दृढ़ संकल्प की सरकार को आप उस सरकार से आप नहीं कर सकते, उसकी कल्पना। अच्छा आकाश जी, मैं आपसे, आप शिक्षक हैं, सदर जिला पंचायत जी ने उत्तर दिया, अपने ढंग से उत्तर दिया है, सही उत्तर दिया है, राजनीतिक राजनीतिक उत्तर दिया है। और आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, आप शिक्षक हैं, अभी हाल ही में हमारे देश का इतना पढ़ा लिखा युवा बराबर पेपर देता चला जा रहा है, और नीट की परीक्षा में अभी भी जो ये धांधली हुई है, डिस्क्लोज हो जाते हैं, पेपर ओपन हो जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आप तो स्वयं शिक्षक हैं, इस पर आप थोड़ा बताएं। इसमें सारी चीजें, अगर फेलियर अगर कहीं से है तो फेलियर ऊपर से है। जैसे अगर हम एक परिवार की मुखिया की बात करते हैं, अगर मुखिया टाइट है तो पूरा परिवार सुनियोजित तरीके से चलता है, और अगर मुखिया ही नहीं सही है जाके, तो आप केवल एक दम भरते हैं जाके कि हमारी अच्छी सरकार है, लोगों के साथ चलने का काम करते हैं। हमारे प्रदेश के तब तो अलग चीज है, बार बार परीक्षा होने का कारण हमारे प्रदेश के मुखिया दंगाइयों को, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, उनको उनके उचित स्थान में पहुंचाने देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि पेपर क्यों हुआ? मैं बता रहा हूं, उनको उचित स्थान में पहुंचाने का काम करती है। जैसा कि इन्होंने कहा कि पेपर लीक होने की आपने बात की, नहीं हमारे देखिए जो भी लोग हैं, पेपर लीक होने की जैसे बात की गई तो सरकार उस पर नियम बना रही है। हाँ। उन्होंने जैसे जो आरोप, जितना आरोप एक माफिया और डॉन का होगा, जितना बड़ा एक दहशतगर्द का जितना आरोप होगा, उतना ही आरोप पेपर लीक करने वाले को। योगी आदित्यनाथ जो हमारे देश के मुखिया हैं, उन्होंने कई नियम बनाए हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत शूट आउट कर दिया जाए, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी हमारे देश के युवा हैं, उनके भविष्य का कोई खिलवाड़ ना हो। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने नियम बनाया है कि जहां पर जो हमारा ये यात्री विराम स्थल है, यहाँ जहां पर स्टेशन है, वहां से 10 किलोमीटर के परिधि के अंदर ही परीक्षा हो, और वहां पर जो भी टीचर्स जाएं वहां पर एग्जाम के टाइम, उनके लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीसीटीवी कैमरे और करने में हमारी सरकार की फर्क नहीं है जी, जो कहती है वो करती है। और निश्चित रूप से मैं बता दूं, इतने सख्त कानून बनने जा रहे हैं, आने वाले समय में इतने सख्त कानून बनने जा रहे हैं कि कोई भी हिमाकत नहीं करेगा, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि पेपर लीक करने में अपना योगदान। आकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक सख्त नियम जरूर होंगे, जब कोई परीक्षा होती है इस लेवल की होती है तो जरूर सख्त नियम होते हैं, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? आप तो शिक्षक हैं, आप तो जगह जगह पर पेपर दिलाने जाते हैं, तो ये कहां से ऐसा हुआ जो ये पेपर आउट हुए? सब अपना राजनीतिक, सारा खेल है पैसों का, शिक्षा माफियाओं का, और कोई भी माफिया है वो बिना सरकार के संरक्षण के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। ये बात भाई साहब को भी माननी पड़ेगी जाके। अगर आप पिछली सरकारों की बात करते, तो मैंने कहा पिछली सरकारें सही थी, सरकार का संरक्षण हो, और बुलडोजर के एक्शन पर आप चीजों को दबा नहीं सकते हैं। सरकार का एक्शन हो, को कहकर सरकार का एक्शन, सरकार के एक्शन की मैं बात करूं, सरकार की मैं एक्शन की बात करूं, तो हमारी सरकार ने जितने भी बड़े बड़े माफिया डॉन थे उन लोगों को जमींदोज कर दिया। पहले हमारे उत्तर प्रदेश में रोज दंगा हुआ करते थे, मुजफ्फरनगर में अशांति हुआ करती थी, रामपुर में अशांति हुआ करती थी, जहां जहां जी बहुत अल्पसंख्यक समाज स्वयं को कहने वाले लोग वहां पे अशांति फैलाते थे, वहां पे आज कहीं भी एक दंगा नहीं होता है। हमारे देश के पर्व त्योहार सुरक्षित रूप से होते हैं, सभी लोग हर्ष और उल्लास से पर्व त्योहार मनाते हैं, कोई भी एक छिटपिट घटना भी नहीं होती है। तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है, वो जो संकल्प लेते हैं उसको पूर्ण करने का काम करते हैं, तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, ना कोई भ्रष्टाचार करने वाला बख्शा जाएगा, ना कोई अपराध करने वाला व्यक्ति बख्शा जाएगा, और गुड गवर्नेंस स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ठीक है, बहुत बहुत देखिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आप इतनी देर से कह रहे हैं कि वास्तव में प्रदेश के मुखिया ने या देश के मुखिया ने आम जनमानस के लिए जो भी योजनाएं वो लाए, सबके लिए हितकारी योजनाएं लाए, जो भी आतंक यहाँ पर छाया हुआ था प्रदेश के अंदर उसको भी रोकने का कार्य हुआ है। लेकिन सब इतने अच्छे कार्य हुए हैं, इतना सब कुछ बहुत बढ़िया कार्य हुआ है, तो ये जो मीडिया भी थी ये 400 पार की बात कर रही थी, और नेता भी 400 की पार बात कर रहे थे कि 400 पार की बात कर रहे थे, तो ये जनादेश ऐसा क्यों आया है? देखिए, सबका, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात की, लेकिन एक वर्ग विशेष है, मुस्लिम वर्ग है, उनके लिए भी सारी योजनाएं, कोई पक्षपात नहीं उनकी तरफ से है, और इसका जो लाभ, ये स्वास्थ्य का लाभ है,
जैसे जो स्वास्थ्य लाभ इनको प्राप्त हो या राशन इनको मिले, बराबर कंट्रीब्यूशन उनका हो रहा है, लेकिन इनका इस वर्ग विशेष का क्या योगदान रहा, सरकार जो परिणाम आया है? देखिए, व्यक्ति को हमेशा लक्ष्य बड़ा करके लेके चलना चाहिए, और हमारी सरकार का जो लक्ष्य था वो बड़ा था, और जब कोई बड़ा लक्ष्य लेके जाएंगे तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो 400 पार का हमारा लक्ष्य था। आज हमारी जो एनडीए की सरकार है वो बहुमत में है और हम सरकार बनाए हैं। और आगे जैसे आपने कहा कि मुस्लिम समाज की से बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात है, उस पर काम कर रही है सरकार। निश्चित रूप से उनमें कुछ विश्वास की कमी रही होगी। आने वाले समय में हमारे साथ में लोग होंगे जिन लोगों ने मतदान नहीं किया पक्ष में, सरकार की योजना का लाभ लेते हुए। हमें पूरा विश्वास है कि आगे हमारे साथ में होंगे वो। आकाश जी, आपका क्या कहना है कि इस विषय पर क्या कहना है कि जो 400 पार की बात थी कि 400 पार हम पाएंगे, हम इतने बना के सांसद चलेंगे? ये नेताओं का बड़बोलापन, जमीनी स्तर पर काम ना होना, किसान नौजवान को नजरअंदाज करना, ये उसी का नतीजा है कि सरकार को मुंह की खानी पड़ी। अब कुछ भी कहे जाके कि हमारी उपलब्धियां थी, हमने बहुत काम किया, अगर आपने काम किया तो आपको जनता ने नकारा और विपक्ष को एक मजबूत विपक्ष प्रदान किया है। तो आपको आत्मचिंतन की जनता जरूरत ने है। नकारा नहीं है, नहीं, आपको जनता ने नकारा होता है, बहुमत में नहीं होते हैं। पूर्व प्रधान हैं और मैं पहले भी बता चुका हूं, बाबू काली प्रसाद पांडे जी बैठे हुए हैं, बहुत अनुभवशील व्यक्ति हैं। दादाजी, आप बहुत देर से बैठे हुए हैं और इधर आपने पहला अपना वक्तव्य दिया था। आपको क्या कहना है कि जो मतलब पुनः जो भी योजनाएं सरकार की आ रही हैं, ये आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार का जैसा हमारी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री जी राशन भेजे, सबका साथ सबका विकास। एक मोहम्मदम की बात आ गई। मोहम्मदम का यहाँ उनके 10-10 लड़के पैदा हैं, उनका अंत्योदय कार्ड बना, एक गरीब का उनका बना है पाठ गृहस्थी का, सबका बराबर अन्न मिलता है, फ्री अन्न देते हैं, 2000 रुपए हर किसान को मिलते हैं। आंगनबाड़ी ले लो, आंगनबाड़ी में जो एक साल का बच्चा नहीं, 1 महीने का बच्चा है, आंगनबाड़ी में आता है, राशन मिलता है, राशन बांटते हैं। लेकिन ये कमी अब एक बार मैं बता चुका, बार नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। विनीत जी, आपका क्या कहना है कि जो सरकार की योजनाएं आम जनता तक क्या नहीं पहुंच रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है, आप बताएं? इसके पीछे कारण ही कार्यकाल है जो अधिकारियों का ब्यूरोक्रेट्स जो है इसके दोषी हैं। जी, आप शब्दों में चलिए। अब मैं हमारे बीच में पत्रकार भी बैठे हुए हैं, पीयूष जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इतनी देर से जो चर्चा चल रही है कि सरकार दावा कर रही थी कि 400 पार सीट आएंगी और उसके बाद में जो जनादेश आया है, तो आप एक अनुभवशील पत्रकार होने के नाते इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हमने पहले ही कहा था, हमारे कुछ जो मित्र मंडली हैं, तो उसमें हमने एनडीए को कुल जो है हमने 320 सीटें पहले ही दी थी। शायद आपसे हमारी वार्ता हुई इस विषय में कि नहीं हुई। हाँ, लेकिन हमने ये सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो करीब 290 रहेंगी, और हमारा एक अनुमान था, जो एग्जिट पोल जब आए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी को 70 प्लस यूपी से दी जा रही थी। क्योंकि जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन मुझे ऐसा आभास हुआ था कि चुनाव कहीं ना कहीं एक तरफा जा रहा है, और ये स्थिति पूरे प्रदेश में थी, मुझे आभास हो चुका था। उसके पहले तक कई कारण रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहे अब की बार, लेकिन वही समाजवादी के पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो डोर टू डोर जा रहे थे, बहुत अच्छी कैंपेनिंग हो रही थी, और कुल मिलाकर के जो एक उनका जो जनता तक एक संदेश पहुंचाना था, कहीं ना कहीं वो इनके रणनीति का हिस्सा था कि अब की बार संविधान खत्म और आरक्षण खत्म, और तमाम जो है उनका एक वो था जो उसके पहले से ही करीब चुनाव के अब की बार 5 महीने पहले से ही कांग्रेस पार्टी जो है एक बहुत बड़ा जो है एक सिनेरियो तैयार कर रही थी। कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस में कर्नाटक में सरकार थी, वहां पे एक बड़ी तरीके सुनियोजित तरीके से एक जो है महिलाओं की लाइन लगाई गई कि जो है अब की बार सब लोग खाता खुलवा लीजिए और 8,500 रुपए महीने खाते में आएंगे।
जिसमें खटाखट 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 वाला जो एक जो हुआ, तो एक कहीं ना कहीं वो भूमिका पहले से बनाई जा रही थी और मीडिया ने वो तस्वीरें जो लाइन में लगी हुई थी महिलाएं, वो मीडिया ने भी तस्वीरें पूरे राष्ट्रीय स्तर पे दिखाई। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को लगा कि हाँ कुछ ना कुछ मिलने वाला है, अगर इतनी बड़ी संख्याओं में महिलाएं जो है लाइन लग रही हैं कर्नाटक में। हालांकि वो मुझे लगता है, ऐसा मुझे आभास होता है, कर्जा माफ करने की भी बात, कर्जा माफ करने की बात हुई। और इधर मोदी जी पहले चरण तक तो मुझे चुनाव ठीक ठाक लग रहा था कि हाँ, मुझे भी ऐसा आभास हो रहा था कि मोदी जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, विकसित भारत और तमाम तरीके, मेट्रो हो गया, वंदे भारत हो गई, और एक जो है डिजिटल भारत, इस तरीके मुझे भी लग रहा था कि हाँ जनता इन चीजों को गंभीरता से लेती है। और 1990 का जो दशक था, उस समय जो जातिवाद की राजनीति जो अपने चरम पर हुआ करती थी, वो राजनीति से अब अलग उठ करके हिंदुस्तान कहीं ना कहीं विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है। पहले चरण तक मुझे ऐसा आभास हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी के लिए कहिए या कुछ कहिए, ऐसी परिस्थितियां बनती चली गई। जैसे पहले पुरुषोत्तम रूपाला ने कुछ क्षत्रिय समाज पर टिप्पणी की, बहुत अनुचित टिप्पणी थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उतना असर नहीं हुआ, लेकिन एक हवा बननी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शुरू हो गई वहीं से ही। जी। और लोगों ने, विपक्ष ने भी इसका फायदा उठाया। पत्रकार महोदय, एक प्रश्न आपसे भी है। देखिए, मीडिया भी उस समय कह रही थी 400 पार 400 पार, जो मीडिया अपना वर्जन दे रही थी, वो भी 400 पार का वर्जन दे रहे थे। आपने तो धरातलीय वास्तविकता बताया एक तरीके से, तो मीडिया भी ऐसा कह रही थी, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया कह रही थी क्योंकि अभी तक जो पिछले 2 साल के जो परिणाम रहे, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया को भी, जो मीडिया ने एग्जिट पोल दिखाए, वो मीडिया भी उसमें फेल हो गई। क्योंकि आप जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी वाले स्वयं नहीं सोच रहे थे कि हमको 73 सीटें यूपी से मिल जाएंगी। वो मिशन 272 प्लस का लक्ष्य लेकर के चल रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है 282 पर पहुंच गई। जी। लेकिन उसके बाद में जब 2019 का चुनाव हुआ, मतलब कुछ कार्य प्रचार वो उस हिसाब से प्रचार नहीं किया। कार्य की बात नहीं कर रहे हैं, प्रचार की बात कर रहे हैं। 2014 की अपेक्षा कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी की उतनी नहीं रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीट 303 पहुंच गई और एनडीए करीब 350 प्लस पहुंच गया। इस लिहाज से कहा जा रहा था कि जो है एनडीए जो है 400 पार पहुंच सकता है।